हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को सल्तनत कालीन भारत का जो इतिहास में पढ़ा रही थी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सोशल साइंस में, उसमें मैंने आपको 4 वंशों के बारे में बता दिया है। पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खिजली वंश, तीसरा था तुगलक वंश और चौथा है सैयद वंश। और आज ये आपका अंतिम और लास्ट वंश है लोदी वंश, जो लास्ट होने के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि इसमें जितने भी आपके वंश हैं, चाहे वो गुलाम वंश हो, चाहे खिजली वंश हो, चाहे तुगलक वंश हो या फिर सैयद वंश हो, इसके साथ साथ लोदी वंश, सभी के सभी यानी ये 5 होते हैं और पाँचों के पाँचों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। पानीपत का युद्ध कब हुआ, ये पूछा जाता है। ठीक है, बहुत सारे हर वंश में जो भी युद्ध हुए हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ध्यान से एकदम स्टोरी बेस्ड सुनिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो या जब भी लाइव क्लासेस हो तो आपको उस क्लासेस मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोदी वंश का इतिहास। और ये आपका इस टॉपिक का लास्ट आपका चैप्टर है लोदी वंश। ठीक है, तो लोदी वंश का इतिहास पढ़ते हैं। लोदी राजवंश एक अफगान वंश था। अभी तक आप किसका पढ़ते आ रहे थे? तुर्कियों का पढ़ते आ रहे थे। लेकिन ये जो लोदी वंश है ये जो है ये अफगान वंश था, यानी अफगान शासक था। ठीक है, ये तुर्कियों का शासक नहीं था। अभी तक आप तुर्की मुस्लिम के बारे में पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, तो लोदी राजवंश एक अफगान वंश था और भारत में दिल्ली सल्तनत का 5वां और अंतिम राजवंश था। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ रहे थे उसमें से ये कौन सा राजवंश है? ये 5वां और अंतिम राजवंश है। ठीक है, इससे पहले की 4 हम पढ़ चुके हैं और सभी महत्वपूर्ण हैं, सभी को पढ़ना जरूरी है, तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसने 1451 से 1526 तक शासन किया, यानी इसका शासनकाल जो है वो 1451 से लेकर 1526 तक चला। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि लोदी राजवंश जो है यानी लोदी वंश जो है ये एक अफगान वंश था और ये भारत में दिल्ली सल्तनत का 5वां और आखिरी यानी अंतिम राजवंश था। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारे दिल्ली सल्तनत का जो काल चल रहा था, दिल्ली सल्तनत कालीन भारत का जो इतिहास चल रहा था वो यहाँ पर ख़त्म हो गया था। ठीक है, और इसने अपना काल कब तक चलाया? 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लोदी वंश के शासक कौन थे, यानी किन किन लोगों ने इसका शासन चलाया? तो चलिए देखते हैं। तो 3 लोगों ने चलाया था। नंबर 1 है बहलोल लोदी। ठीक है, इसका शासनकाल 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक चला। और दूसरे हैं सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का जो शासनकाल है वो 1489 से 1517 ईस्वी तक चला। फिर इब्राहिम लोदी आते हैं और इब्राहिम लोदी का जो शासनकाल है वो 1517 से 1526 ईस्वी तक चला। ठीक है, तो इस तरीके से 3 लोग आते हैं और तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाम रटे होने चाहिए और सीक्वेंस में रटे होने चाहिए। पहले आया बहलोल लोदी, उसके बाद सिकंदर लोदी, उसके बाद इब्राहिम लोदी। कौन आया? मेरे साथ एक बार रिपीट करिए। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तीनों का सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। अगर सीक्वेंस आपका गलत हो गया तो फिर आपकी चीज़ें, ये जो आपका पढ़ने का जो तरीका है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं? बहलोल लोदी के शासनकाल के बारे में। कैसा उसका शासनकाल रहा, क्या क्या उसने किया और कैसी उसकी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियाँ रहीं। ठीक है, तो बहलोल लोदी ने इसका शासनकाल कब तक चला था? अभी मैंने पढ़ा 1451 से 1489 ईस्वी तक। ठीक है, लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोदी वंश के जो संस्थापक है वो बहलोल लोदी थे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले शासनकाल किसने शुरू किया था लोदी वंश का? बहलोल लोदी ने। ठीक है, बहलोल लोदी ने 1451 से 1489 तक शासन किया। ठीक है, किस पे? राजवंश का शासन किया। अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते बहलोल लोदी ने अपनी सीमाओं का भी समय के साथ विस्तार किया। यानी अपनी राजनीतिक और अपनी इच्छा शक्ति के चलते जो हमारे बहलोल लोदी हैं उन्होंने बहुत सारे काफ़ी लंबा विस्तार, उन्होंने काफ़ी फैलाव, उन्होंने अपने सीमाओं को काफ़ी उनका विस्तार किया, काफ़ी लंबे तक उनकी सीमाएं फैली। ठीक है, उसने अपने सरदार को संतुष्ट करने के लिए अनेक उपाय किए। यानी उनके जो समय में जो सरदार थे उनको संतुष्ट करने के लिए उसने बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे उपाय किए। वह अपने सरदारों को मकसदे अली कहकर पुकारता था। क्या पुकारता था? मकसदे अली कहकर पुकारता था।
ठीक है। फिर परिणाम स्वरूप अगर हम देखें तो बहलोल लोदी ने ग्वालियर, समथल, सकीट, मेवात पर विजय प्राप्त की। ठीक है। लोदी वंश के संस्थापक की मृत्यु हो गई, यानी कि 1489 में, यानी हमारे बहलोल लोदी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे आते हैं सिकंदर लोदी, क्योंकि हमारे बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद आते हैं सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी होता कौन है? सिकंदर लोदी ये जो है ये बहलोल लोदी का पुत्र है। ठीक है। और जाहिर सी बात है, जब भी राजा लोग होते थे उनके जो बड़े बेटे होते थे, या अगर इकलौता होता था या बड़ा बेटा होता था, तो उसी को उसकी राजगद्दी मिलती थी। तो ठीक इसी तरीके से सिकंदर लोदी भी बहलोल लोदी का बेटा था, पुत्र था, तो इसलिए उनके मरने के बाद उनको राजगद्दी पर बैठाया गया। किसको? सिकंदर लोदी को। तो सिकंदर लोदी जो थे, इन्होंने 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक अपना क्या किया, शासनकाल चलाया। सिकंदर लोदी का असली नाम निज़ाम खान था। बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको, देखिए यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज लिखा ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। पॉइंट वाइज एकदम बच्चों की तरह चीज़ें याद जल्दी होती हैं। ठीक है। तो चलिए, सिकंदर लोदी का असली नाम अगर आपसे पूछा जाएगा कि निज़ाम खान किसका नाम था, तो निज़ाम खान सिकंदर लोदी का असली नाम था। ठीक है। या इस तरीके से पूछा जाए सिकंदर लोदी का नाम क्या था, तो सिकंदर लोदी का नाम जो था वो था निज़ाम खान। ठीक है। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का क्या था? सिकंदर लोदी बहलोल लोदी के पुत्र थे और उसने बिहार और पश्चिम बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है। क्या किस पर विजय प्राप्त की थी? बिहार और पश्चिम बंगाल पर। तो मैंने क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा सिकंदर लोदी का जो असली नाम था, उसका जो मेन नाम था वो था निज़ाम खान। और सिकंदर लोदी किसका बेटा था? बहलोल लोदी का बेटा था या बहलोल लोदी का पुत्र था। ठीक है। और उसने कहाँ पर विजय प्राप्त की? बिहार और पश्चिम बंगाल में। ठीक है। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की, इससे अपने सल्तनत की राजधानी बनाया। ठीक है। सिकंदर लोदी जो था, इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। आगरा शहर की स्थापना करके इसने अपने सल्तनत की राजधानी बनाई। ठीक है। फिर क्या है, सिकंदर लोदी ने अपने शासन काल में जासूसी के लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया था। उसने खतों की देखरेख के लिए भी लोगों को नियुक्त किया था, यानी कुछ लोगों को जासूसी के लिए और कुछ लोगों को जो खत होते हैं, जो खत आते हैं ना, जब एक राजा दूसरे राजा को भेजता है या एक राजवंश दूसरे राजवंश को भेजता है, तो वो खत को पढ़ने के लिए उसने उसकी देखरेख के लिए भी नियुक्त किया था लोगों को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकंदर लोदी खुद कवि थे। सिकंदर लोदी जो थे वो खुद ही एक कवि थे। उन्होंने गुलरुखी नाम से फारसी में कई कविताएं लिखी थी, यानी गुलरुखी नामक कविता उन्होंने किस भाषा में लिखी थी? फारसी भाषा में लिखी थी। ठीक है। चलिए, और ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पॉइंट वाइज लिखा है। तो हमने सिकंदर लोदी के बारे में क्या पढ़ा? हमने सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ा कि इसका असली नाम जो है वो क्या है? निज़ाम खान है। ये किसका बेटा है? बहलोल लोदी का बेटा है। और इसने कहाँ कहाँ आक्रमण किया, कहाँ पर अपने विजय प्राप्त की? बिहार और पश्चिम बंगाल में की। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर पर भी क्या किया? आगरा शहर की स्थापना की। ठीक है। उसको अपना शासक बना लिया। ठीक है। और ये क्या करता था? जो खत की देख रेख, और इसने किसका नियंत्रण किया? खत की देख रेख का, और किसका नियंत्रण किया था? और इसने जासूसियों का नियंत्रण किया। ठीक है। और ये खुद भी एक कवि था जिसने गुलरुखी नामक एक कविताएं लिखी, और किस भाषा में लिखी? फारसी भाषा में लिखी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको सुनकर ही याद हो गया होगा। मुझे पूरा यकीन है आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इब्राहिम लोदी, यानी अगला जो आपका हेडिंग है इब्राहिम लोदी। पहले सबसे पहले कौन आया? बहलोल लोदी। याद करते जाइए ताकि आपको रिपीट बार बार रिवीजन सिर्फ करना पड़े, बार बार याद ना करना पड़े। तो पहले कौन आया? बहलोल लोदी आए। फिर बहलोल लोदी का पुत्र आया। ठीक है। इसके बाद कौन आया? इब्राहिम लोदी। ठीक है। इब्राहिम लोदी कौन था? ये सिकंदर लोदी का पुत्र था। अब सिकंदर की मृत्यु के बाद कौन आएगा? इब्राहिम लोदी आएगा। ठीक है। तो इब्राहिम लोदी जो था, इसी ने क्या किया था? इसी ने, जो इब्राहिम लोदी है, ये जो था इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का क्या था? पुत्र था, उनका बेटा था। यानी बहलोल लोदी का पुत्र कौन था? सिकंदर था, और सिकंदर का पुत्र कौन था? इब्राहिम लोदी। ठीक है। इसने 1517 से 1526 ईस्वी तक क्या किया? अपना शासनकाल चलाया। ठीक है।
इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक और दिल्ली का अंतिम सुल्तान था। यानी जो दिल्ली सल्तनत कालीन भारत के विषय में हम जो पढ़ रहे थे उसका आखिरी सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर वंश के अकॉर्डिंग पूछा जाए कि लोदी वंश था या गुलाम वंश था या खिचली वंश था या तुगलक वंश था, तो आप कहोगे लोदी वंश। और अगर ये पूछा जाए कि अंतिम शासक कौन था, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं और ध्यान से सुनिए। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, तो आपका आंसर रहेगा इब्राहिम लोदी। और अगर पूछा जाए अंतिम वंश कौन सा था, तो आपका रहेगा लोदी वंश। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी क्या है? सिकंदर लोदी का बेटा था, उनका पुत्र था। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक और दिल्ली का अंतिम सुल्तान भी था। ठीक है, जो अंतिम सुल्तान थे वो कौन थे? इब्राहिम लोदी। ठीक है, दौलत खान जो थे, दौलत खान जो कि पंजाब का गवर्नर था। ठीक है, कहाँ का गवर्नर था? पंजाब का गवर्नर। इसने बाबर को इब्राहिम के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया। यानी बाबर को इब्राहिम के विरुद्ध, जो बाबर थे उनको इब्राहिम के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आमंत्रण भेजा, उनको आमंत्रित किया। तो बाबर ने उनके आमंत्रण को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। वो तैयार हो गए किससे युद्ध करने के लिए? इब्राहिम से युद्ध करने के लिए। ठीक है, बाबर ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, यानी उनके विपक्ष क्या की? युद्ध की घोषणा की। ठीक है, 1526 में क्या हुआ? 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी बाबर के द्वारा पराजित हुआ और मारा भी गया। तो ये याद रखिएगा, जो लोदी वंश था, लोदी वंश में एकमात्र ये इब्राहिम लोदी ही ऐसा सुल्तान था जिसे युद्ध में मारा गया था। बाकी मारे नहीं गए थे, खुद से मारे थे, लेकिन ये एक ऐसा सुल्तान था जो क्या हुआ था? युद्ध में मारा गया था। कौन? इब्राहिम लोदी। ये भी क्वेश्चन बहुत बनता है, किस जो दिल्ली सल्तनत भारत इतिहास में ऐसा कौन सा जो है वंश है या ऐसा कौन सा शासक है जो युद्ध के समय मारा गया था? तो वो था इब्राहिम लोदी। और किसने मारा था? बाबर ने मारा था। और कब मारा था? पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा था। ठीक है, पानीपत के 3 युद्ध होते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। तो ये प्रथम युद्ध में मारा गया था। ठीक है, तो सन 1526 में पानीपत की जब पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल तोड़ के पढ़ा रही हूँ। तो इब्राहिम लोदी, आपसे पूछा जाएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके साथ हुआ और कौन पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में बताइए, या फिर ये कहा जाएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। और ये क्वेश्चन रखा होगा, बहुत पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, किसके बीच हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। ठीक है, और इसमें कौन पराजित हुआ था? तो इस लड़ाई में लोदी जो है बाबर के द्वारा पराजित हुआ, यानी इब्राहिम लोदी जो था वो बाबर के द्वारा पराजित हुआ था और मारा भी गया था। ठीक है, फिर ये कहा जाएगा कि इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो युद्ध में मारा गया था। किसके मारा गया था? बाबर से। ठीक है, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं के बीच हुई थी। ठीक है, तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? अगला पॉइंट है, लोदी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोदी था, जो पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं के बीच हुई थी। इब्राहिम लोदी युद्ध में हार गया और वह 1500 सैनिकों के साथ युद्ध में मारा गया। यानी अकेला नहीं मारा गया था, उसके 1500 सैनिक मिलकर उस युद्ध में मारे गए। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि पानीपत के युद्ध जब हुआ था तो इस लड़ाई में क्या हुआ? तो पानीपत का युद्ध जब हुआ था तो इस लड़ाई में ये लड़ाई जो किसके बीच हुई थी? पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1500 सैनिकों के साथ, उसके जो 1500 सैनिक थे उसके साथ उसको मारा। ठीक है, वो मारा गया था इन सैनिकों के साथ। कितने? 1500 सैनिकों के साथ। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी अच्छे से आपको सब याद हो गया होगा। आई होप अगर आपने ढंग से और सही तरीके से सुना होगा ध्यान लगाकर, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ये चैप्टर जितना इजी है उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको जितनी बार पढ़ना, अगर आपको नहीं आता है दोबारा देखना, 3 बार देखना, 4 बार देखना, लेकिन आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर बहुत किया करिए, आप लोग शेयर नहीं करते हो तो वीडियो को शेयर करिए ताकि इसका लाभ सभी लोग उठा सकें। इसके साथ साथ अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और आपको एक बात बता दें, कल जो आपका चैप्टर है वो अगला आपका यूनिट है, अगला आपका टॉपिक है वो ये है जिसमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बारे में बात की गई है। सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, सौर मंडल क्या होता है, ठीक है, पृथ्वी क्या होती है, सारी चीज़ें आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सोशल साइंस और साइंस दोनों में पढ़ा है। वही चैप्टर आपको यहाँ पर सोशल साइंस में पढ़ना है। कल वो टॉपिक होगा और वो टॉपिक आप पढ़ कर आइएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपने पढ़ा है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वही चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। यानी कल का टॉपिक आपका जो है वो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ा, सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, ये है आपका, ठीक है। तो मैंने पहले से बता दिया, आप उसको अच्छे से पढ़ कर आइएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए एंड बाय बाय, टेक केयर।